हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक, इसके अलावा हमने बात की अलग अलग मॉडल्स की कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन अब इनका एटम में अरेंजमेंट कैसा है ये हमें कैसे पता चलेगा। किसी एटॉमिक मॉडल से ही पता चल सकता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने कई सारे अपने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए। एक मॉडल आया, फिर वो फेल हुआ यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स थे, कई सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर दूसरा एटॉमिक मॉडल आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तक हमने दो मॉडल्स पढ़ लिए हैं। एक थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो वाटरमेलन की तरह है। ठीक है, जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो शो करता है पॉजिटिव चार्ज को, या पॉजिटिव पार्ट हम कह सकते हैं। और जो उस पर सीड, ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वो शो करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, या नेगेटिव चार्ज को। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद बात की थी हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। तो कई सारे ऑब्जर्वेशंस देख लिए थे, कई सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली थी। ठीक, अब उसके आगे की हम बात कर रहे थे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल अब हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक पढ़ने हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ डेवलपमेंट्स पढ़नी थी, कुछ नई थ्योरीज आई थी, है ना, कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए थे, उनके बारे में बात करनी थी। फिर उसके बाद उन डेवलपमेंट के बाद हम बोर मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार बच्चों आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए साथ साथ कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। अच्छा, जब हमने डिस्कवरीज पढ़ी तो डिस्कवरी को अच्छा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, काफी सारे पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। डिस्कवरीज में क्या मॉडिफिकेशन थे, क्या रिजल्ट आए। ठीक है, सब पॉइंट्स, क्या प्रॉपर्टीज थी जो भी डिस्कवरीज हमने की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड इनसे थे, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक, चलिए, तो आप साथ साथ देख लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। अच्छा, ये मिलिकन्स एयर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया था। चार्ज बाय मास रेशियो हमें पता था, तो हमने मास भी आसानी से फाइंड कर लिया। तो फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी फर्स्ट पार्ट में हमने ये, फिर आ गया एटॉमिक मॉडल जहाँ पे हमने ये टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन्स। अच्छा, जैसे आइसोटोप्स है, आइसोबार है और आइसोटोन्स है। एक और चीज आती है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होते हैं। आइसोटोन्स की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबार की बात करें तो मास नंबर सेम होता है। ऐसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में अगर बात करें तो ऐसी स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने देख लिया था। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे कैसे फाइंड करेंगे ये हमने बात कर ली। कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो तीनों है इसके साथ आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये भी आप ऐड कर, क्वेश्चन भी हो गया था यहाँ पे। चलो, तो ये समरी हो गई थी। अब हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल। तो बोर मॉडल से पहले कुछ डेवलपमेंट आई जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? मेन तो ये था कि एटम की स्टेबिलिटी को ही डिस्कस, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। ठीक है, क्यों नहीं बता पाए थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे मैक्सवेल का कहना, देखो, जैसे
रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ओर पोर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के ओर पोर घूमते हैं, प्लैनेटरी मोशन में होते हैं वो। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल ने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे वो कम भी तो होगा, धीरे धीरे इस तरीके से स्पाइरल बनाते हुए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, जिससे कि ये एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जिससे ये फैक्ट तो रहेगा ही नहीं ना कि एटम तो स्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस है उस पर गिरने से क्या हो जाएगा, जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये फैक्ट रहेगा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो पहले उनका कहना ऐसे था, लेकिन बाद में पता चला कि ये इस तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस पर चला जाएगा, अगर मैक्सवेल का कहना सही था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट करेंगे, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि बाद में किया जाता है। दूसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। थ्योरेटिकली तो ये था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन रियलिटी में हमें पता चलता है कि ये कंटिन्यूस नहीं, क्या है, इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम है। चलिए, तीसरा है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो हम करते हैं ना 2n² से। ठीक है, तो वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो किया था किसने, बोर मॉडल में। ठीक है, बोर मॉडल से एक्सप्लेन यहाँ पर हुआ था, जो n=1, n=2, n=3, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। 2n², जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n कुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन ये जो n है ये फर्स्ट किसके लिए होगा, k शेल के लिए, l, m, n शेल। अगर हमें निकालना है कि फर्स्ट शेल में k में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, शेल्स कैसे, जैसे ये क्या है, यह k, ये l, ये m, इसके बाद से एक और होता तो वो n, एक और होता तो o, फिर एक और होता तो p। ठीक है, तो 2n² से कैसे लिखेंगे, अगर n की वैल्यू है 1, तो 2n² फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1², ये आ जाएगा 2, यानी कि k में जो है बच्चों केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही n=2 करके हम निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 2 = 8, ये हो गया 8। L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही M में भी हम कर सकते हैं, N में भी कर सकते हैं, O में भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमें बताते हैं, तो ये बताया किसने कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर रहे हैं, है ना। अभी हम कहते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिखते हैं, ठीक है, आगे हम इस चैप्टर में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खैर बहुत आगे की बात होगी, लेकिन फिलहाल कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोर मॉडल जब आया तब तक का सबसे ज्यादा सही मॉडल जो था वो बोर मॉडल ही था, लेकिन उसके बाद एक और मॉडल आया, ठीक है, जो अब तक जो मॉडल हमारा चल रहा है। ठीक है, लेकिन उस समय तक सबसे सही मॉडल बोर मॉडल था, क्योंकि ये लगभग हर एक चीज को ही एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्लियर तो हो गया था। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। फिर हमने ये भी पढ़ा था, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे अगर हम साउंड की बात करें, तो साउंड को तो मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन लाइट की अगर हम बात करें, तो लाइट को कोई ट्रैवल, किसी मीडियम की जरूरत है ही नहीं ट्रैवल करने के लिए। ठीक, चलिए, तो नेचर की बात करें अगर हम, तो ये दो तरह का होता है, एक होते हैं वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, इस तरीके से ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब ये जो तीनों है, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। पहली प्रॉपर्टी,
ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमने डिस्कस भी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, और प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेकेंड पॉइंट क्या था, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें अगर हम, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये क्या है, इस तरीके से ये जैसे स्केल हमें दिख रहा है, स्केल की तरह ही है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है लैम्डा, यानी कि इसको कहेंगे हम वेवलेंथ, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो क्या दिख रहा है, जो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ की तरफ बढ़ रही है और यहाँ की तरफ वेवलेंथ कम हो रही है। यानी कि जहां वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, देखने से तो यही लग रहा है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी एक्स रेज, सॉरी गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी और आईआर। यूवी और आईआर के बीच में आपको कुछ कलरफुल दिखाई दे रहा होगा ना, ये हमारा होता है विजिबल रीजन, जिसमें हमें सारे कलर, ये विबग्योर होता है वो विजिबल होता है। फिर इसके बाद आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव्स में एफएम और एएम। आपने देखा होगा कि 98.5 एफएम लगाते हैं रेडियो वेव्स, तो वो है रेडियो वेव्स। फिर ये है हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, बीच में ये जो दिख रहा है हमें, यहाँ से ये जो विजिबल कलर वाला दिख रहा है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम। ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, वॉयलेट कलर से, और एंड हो रहा है रेड कलर पर। तो क्या बोल सकते हैं हम, विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। तो ये आता है इस रीजन में, यूवी, यूवी और आईआर के बीच में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जब हम यहां से यहां की तरफ बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहां से, जब हम गामा रेस से लॉन्ग रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, और न्यू जो है, या फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, तो न्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम यहां से यहां की तरफ को जाते हैं। क्लियर है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, अच्छा पहले आप इतना इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे वाटर वेव्स दिख रही हैं आपको, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, ठीक है। तो तीन रिप्रेजेंटेशन, एक है वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा भी कह रहे हैं, ठीक। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, जिसका से न्यू की तरह भी लिखा जा रहा है। तीसरा है वेव नंबर। तीनों डिफरेंट है। वेव नंबर आप देख लो, इसके न्यू के ऊपर ऐसा बार टाइप का लगा हुआ है, इस तरीके से ये हमारा वेवलेंथ। अब इन तीनों को एक साथ डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो चलिए बात करते हैं वेवलेंथ की। अब वेवलेंथ है क्या, वेवलेंथ होती है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। अब क्रेस्ट क्या होती है, देखो ये जैसे कोई वेव है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई वेव है, इस वेव का ये जो पोर्शन है इसे क्या कहेंगे, ऊपर वाला ये है क्रेस्ट, और नीचे वाला क्या है, ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे यहां से लेकर के और यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये भी तो क्या है, ये भी तो लैम्डा ही है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको बोल रहे हैं लैम्डा।
एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है इसकी मीटर। ठीक है, क्या कहेंगे? लेंथ। एसआई यूनिट है मीटर, एम शॉर्ट में लिखा हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, आपको क्या करना है, लैम्डा की जो डेफिनेशन है या जो हमने डिफाइन किया है वो लिख लेना है। यहाँ पर ये बना लेना है, क्रेस्ट ट्रफ मार्क कर लेना है, और यहाँ से इस तरीके से डिस्टेंस दिखा लेनी कि वेवलेंथ किसे कह रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या कह रहे हैं हम, वेवलेंथ कह रहे हैं। नोट कीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी और उसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हमें इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, जहां पर जो एग्जाम में आते भी हैं, जहां पर हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर फाइंड करना होता है। नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बच्चे सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक, तो हम यहाँ पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ये यूनिट भी यूज करेंगे, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है फ्रीक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, जहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा तो वेवलेंथ है। खैर आगे देखेंगे इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो यहाँ पर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी हमने देख ली, अभी देखिए ना, जिसको हम न्यू बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, उसी को क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ बोल रहे हैं, लैम्डा बोल रहे हैं। ठीक, चलिए तो बात करते हैं। तो ये है क्रेस्ट, ये ट्रफ है, ये बीच में जो डिस्टेंस इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, और ये आ गई वेवलेंथ। तो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो क्या हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कर लेंगे। सी इज इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड क्या है यहाँ पर, ये जो स्पीड है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आप बना लेना, ये क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, यानी कि न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट है और आपको नोट भी कर लेना है, क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बात तो एक ही है, आपको ये याद हो गया, जब बाकी आप इसको अपने आप फॉर्मूला आप बना लोगे, अगर यहाँ से वेवलेंथ भी निकालना होगा तो भी आप निकाल लोगे सी बाय न्यू करके। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वेव नंबर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बोल सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर लैम्डा का रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, t इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू। और ये भी लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय टी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले आ गए हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, और एक फॉर्मूला यहाँ पर ये भी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ।
ठीक है, इतना नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स। ये इम्पोर्टेंट है। तो 3-4 फॉर्मूले हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेव नंबर, वेव नंबर यानी कि ये होता है ना वेव नंबर, एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब आप कैसे निकालेंगे वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फिर सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए खुद से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना, बाकी आप एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लो मीटर में। चलो, तो फॉर्मूला वेव नंबर का क्या है, फॉर्मूला वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, न्यू इक्वल्स टू c/λ, है ना। इजी है दोनों क्वेश्चन वैसे भी। अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ कितनी दी हुई है आपको, वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, कितना है 4 × 10⁻⁻7। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻6। ठीक है, वेव नंबर। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर बच्चों वेव नंबर की यूनिट ली, क्या थी, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मीटर इनवर्स। अब न्यू इक्वल्स टू c/λ, यानी कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा, c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमें पता है 4 × 10⁻⁻7, -7 10⁻⁻7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये सॉल्व कर लेगा इसको, ये हो जाएगा 10⁻14। ठीक है, और ये आ जाएगा 7.5 × 10⁻4। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, फ्रीक्वेंसी यूनिट पढ़ी थी सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, हर्ट्ज लिख लेंगे या सेकंड इनवर्स लिख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा टफ था, देखो क्वेश्चन में ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा था, आपने इसको मीटर में चेंज कर लिया, एंगस्ट्रॉम को आपको किस में चेंज कर लिया है, मीटर में चेंज कर लिया है। ठीक है, फॉर्मूला आपने रख लिया यहाँ पर, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत इजी था फॉर्मूला। बाकी आपने केवल वैल्यूज पुट करी है, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। तो आपने जब खुद से किया होगा तो यही आंसर आया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो, तो या तो आप ऐसे कर लेना इसको, या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, जो गिवन है पहले वो लिख लिया, चेंज कर लिया, इसके बाद जब हमें वेव नंबर फाइंड करना है तो बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। c की वैल्यू हमें पता है, न्यू इज इक्वल्स टू c/λ करेंगे 7.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि हमने कर भी लिया है सॉल्व। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन और है, ये है आपका होमवर्क।
ठीक है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव कैलकुलेट करना है जिसका पीरियड दिया हुआ है 2.0 यानी कि 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि टाइम दिया हुआ है, फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं सारे, तो आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।